सुनो भाई, माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में तुम्हारा स्वागत है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक आईना है जो अपनी ही जिंदगी में खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। कबीर खिड़की के पास बैठा था। सामने मेज पर वो कानूनी कागज पड़े थे जो पिछले हफ्ते उसके पास आए थे। उन कागजों में जो लिखा था उसे पढ़कर कबीर को लगा जैसे वो किसी और की जिंदगी की कहानी पढ़ रहा हो। उसमें लिखा था कि वो एक हिंसक इंसान है। वो अपनी पत्नी मीरा को डराता है और वो घर के लिए एक खतरा है। कबीर ने अपनी हथेली से अपना माथा रगड़ा। उसे याद आया कि मात्र 6 महीने पहले मीरा कहती थी कि कबीर जैसा नेक इंसान इस दुनिया में दूसरा नहीं है। वो उसे पलकों पर बिठाकर रखती थी, उसे अपना मसीहा मानती थी। पर आज उन्हीं आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि ये बदलाव कब और कैसे आया। उसे लगा शायद वो ही पागल हो रहा है। क्या वाकई उसने वो सब किया जो उन कागजों में लिखा था? क्या वो इतना बुरा है? यहीं से शुरू होता है कबीर का वो सफर, जहां उसे समझ आता है कि कभी कभी आप गलत नहीं होते, बस आप एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां सच और झूठ की परिभाषा ही बदल जाती है। ये जो मीरा का व्यवहार था, ये किसी अचानक आए तूफान जैसा नहीं था, बल्कि एक गहरा मानसिक पैटर्न था जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। कबीर ने देखा था कि मीरा के लिए दुनिया सिर्फ काली या सफेद थी। या तो कोई इंसान फरिश्ता था या फिर वो सीधा शैतान। बीच का कोई रास्ता मीरा को पता ही नहीं था। शुरुआत में कबीर उस फरिश्ते की जगह पर था। मीरा उसकी हर बात पर फिदा रहती थी, उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पति मानती थी। पर जैसे ही कबीर ने अपनी राय रखनी शुरू की, जैसे ही उसने मीरा की कुछ गलतियों को टोकना चाहा, वो एक पल में उस ऊंचे सिंहासन से नीचे गिर गया। अब वो मीरा के लिए दुनिया का सबसे घटिया इंसान बन चुका था। कबीर को तब पता नहीं था कि इसे स्प्लिटिंग कहते हैं, एक ऐसा तरीका जिससे कुछ लोग अपनी उलझनों और डर को संभालने की कोशिश करते हैं। उनके लिए आप या तो पूरी तरह अच्छे हो या पूरी तरह बुरे, और एक बार जब वो आपको बुरा मान लेते हैं तो वो अपने दिमाग में उन यादों को भी बदल देते हैं जो कभी अच्छी थी। कबीर के लिए ये एहसास बहुत डरावना था कि जिस इंसान के साथ उसने अपनी जिंदगी के सपने देखे थे, वही अब उसे एक दुश्मन की तरह देख रही थी। उसे लगा जैसे उसकी पहचान ही उससे छीनी जा रही है। तभी कबीर की मुलाकात बिल साहब से हुई। बिल उम्र में काफी बड़े थे, शांत स्वभाव के, और बातों में एक अजीब सी गहराई थी। कबीर ने उन्हें सब बताया, वो कानूनी लड़ाई, मीरा के बदलते तेवर और वो झूठे इल्जाम। बिल ने कबीर की बात बड़े ध्यान से सुनी और एक ऐसी बात कही जिसने कबीर के सोचने का ढंग ही बदल दिया। उन्होंने कहा, कबीर, तुम इस वक्त एक टारगेट ऑफ ब्लेम बने हुए हो, और याद रखना, यह तुम्हारी किसी गलती की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि जो इंसान अंदर से बहुत ज्यादा बिखरा हुआ महसूस करता है, उसे अपनी सारी तकलीफें किसी दूसरे पर डालनी पड़ती है ताकि वो खुद को संभाल सके। बिल ने समझाया कि मीरा इस वक्त परसुएसिव ब्लेमिंग कर रही है। वो इतने यकीन और इतने जज्बात के साथ झूठ बोल रही है कि सुनने वाले को लगेगा कि वही शिकार है। कबीर को पहली बार समझ आया कि मीरा के आंसू और उसका गुस्सा कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि उसके अपने डर का नतीजा थी। वो खुद को बचाने के लिए कबीर को एक राक्षस की तरह पेश कर रही थी। कबीर ने महसूस किया कि वो अब तक मीरा के उन इमोशनल फैक्ट्स से लड़ने की कोशिश कर रहा था जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। उसे अब समझ आ रहा था कि तर्क और लॉजिक वहां काम नहीं करते जहां जज्बात ही हकीकत मान लिए जाते हों। कबीर ने उन दिनों को याद किया जब घर में छोटी छोटी बातों पर मीरा का पारा चढ़ जाता था। कभी उसे लगता कि कबीर उसे छोड़कर चला जाएगा, और कभी वो खुद उसे घर से बाहर निकालने की धमकियां देती। कबीर हमेशा एक्शेल्स पर चलने की कोशिश करता, ये सोचकर कि अगर वो थोड़ा और संभल कर चलेगा, अगर वो मीरा की हर बात मान लेगा,
तो शायद सब ठीक हो जाएगा। पर बिल ने उसे बताया कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। कबीर, तुम जितना दबोगे, सामने वाले का डर और उसका कंट्रोल करने की भूख उतनी ही बढ़ेगी। कबीर को एहसास हुआ कि उसकी विनम्रता और शांति को मीरा की नजरों में उसकी कमजोरी मान लिया गया था। कानूनी लड़ाई में भी मीरा इसी पैटर्न का इस्तेमाल कर रही थी। वो कोर्ट में जाकर ऐसे दावे कर रही थी कि कबीर सन्न रह जाता। उसे समझ आया कि ये एक ऐसा चक्र है जहां सामने वाला इंसान अपनी हर नाकामी, अपनी हर तकलीफ का बोझ कबीर के कंधों पर डालना चाहता था। उसे अब असर्टिव होने की जरूरत थी, एग्रेसिव होने की नहीं। बिल ने कहा था कि अगर तुम भी गुस्से में जवाब दोगे तो तुम बिल्कुल वही बन जाओगे जो मीरा तुम्हें साबित करना चाहती है। कबीर के लिए ये एक बहुत बारीक रेखा थी, खुद को बचाना पर खुद को खोए बिना। कोर्ट की वो दुनिया कबीर के लिए बिल्कुल अनजान थी। उसे लगा था कि सच तो साफ दिखेगा, जज साहब एक नजर में समझ जाएंगे कि कौन सही है, पर हकीकत कुछ और ही थी। बिल ने कबीर को चेतावनी दी थी कि जो लोग मीरा की तरह पर्सवेसिव ब्लेमर्स होते हैं वो कोर्ट में बहुत प्रभावशाली दिखते हैं। उनकी आवाज में वो दर्द और वो यकीन होता है जो अक्सर अनुभवी वकीलों और जजों को भी गुमराह कर देता है। कबीर ने देखा कि मीरा ने कैसे अपने परिवार और दोस्तों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। इसे बिल ने नेगेटिव एडवोकेट्स का नाम दिया। वो लोग जो मीरा की उस बदली हुई हकीकत को सच मानकर कबीर पर हमला करने के लिए तैयार थे। कबीर अकेला पड़ता जा रहा था, पर अब उसके पास एक नया हथियार था, ज्ञान। उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई मीरा के खिलाफ नहीं, बल्कि मीरा के उस व्यवहार के पैटर्न के खिलाफ थी। उसे अब अपनी हर छोटी बड़ी बात का रिकॉर्ड रखना था, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना था और सबसे जरूरी बात, अपनी मानसिक शांति को बचाकर रखना था। उसे समझ आया कि जब तूफान बाहर खड़ा हो तो खिड़कियां बंद करना ही काफी नहीं होता, आपको अंदर की नींव को मजबूत करना पड़ता है। कबीर अक्सर रात को सोचता कि क्या कभी वो मीरा उसे वापस मिलेगी जिससे उसने प्यार किया था। क्या वो हंसी, वो बातें सब दिखावा थी? बिल ने उसे समझाया कि वो हिस्सा भी सच था, पर वो मीरा का एक अधूरा रूप था। अब जो वो देख रहा था वो मीरा का वो हिस्सा था जो तनाव और अलगाव के डर से बाहर आया था। बिल ने उसे कीप काम का मंत्र दिया, नॉलेज, एनर्जी, एक्सप्लेन एंड पैटर्न्स। कबीर को अब अपनी ऊर्जा फालतू की बहसों में बर्बाद नहीं करनी थी। उसे यह समझना था कि मीरा जो भी कर रही है वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। अगर मीरा आज उसे गालियां दे रही है तो कल वो उससे भी बड़े इल्जाम लगाएगी। ये सब पहले से तय था। इस एहसास ने कबीर को एक अजीब सी राहत दी। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ये उसकी गलती नहीं थी। मीरा का व्यवहार उसकी अपनी आंतरिक लड़ाई का नतीजा था। कबीर को अब सिर्फ अपनी कहानी सही ढंग से दुनिया के सामने रखनी थी, बिना आपा खोए। उसने तय किया कि वो अब मीरा के बिछाए हुए जज्बाती जाल में नहीं फंसेगा। वो शांत रहेगा पर खामोश नहीं रहेगा। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया, तारीख दर तारीख, सच का वो आईना जिसे वो अब धुंधला नहीं होने देगा। अगली सुबह जब कबीर की नींद खुली तो उसे लगा जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रखा हो। ये वो थकान नहीं थी जो काम करने से आती है, ये वो थकान थी जो रात भर दिमाग में चलने वाली उलझनों से पैदा होती है। उसने अपना फोन उठाया और देखा कि मीरा के 15 मिस्ड कॉल्स और अनगिनत लंबे लंबे मैसेज पड़े थे। हर मैसेज में एक नई कहानी थी, एक नया इल्जाम था। कभी वो उसे दुनिया का सबसे बुरा पति कह रही थी, तो कभी पुरानी किसी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही थी। कबीर का मन किया कि वो भी एक लंबा सा जवाब लिखे, उसे याद दिलाए कि असल में उस दिन हुआ क्या था, अपनी बेगुनाही के सबूत दे। पर तभी उसे बिल की कही वो बात याद आई कि तुम जितना ज्यादा समझाओगे उतना ही ज्यादा उसे ईंधन दोगे। कबीर ने गहरी सांस ली
और फोन को उल्टा रख दिया। उसे समझ आ गया था कि अब उसे सिर्फ एक पति की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इंसान की तरह सोचना होगा। कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी और उसे एक ऐसी टीम की जरूरत थी जो इस दलदल को समझ सके। वो अपने पहले वकील शर्मा जी के पास गया, जो थोड़े पुराने ख्यालात के थे। शर्मा जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बेटा, ये तो पति पत्नी का झगड़ा है, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा वो झुकेगी, सेटलमेंट कर लो। कबीर को उस वक्त एहसास हुआ कि हर वकील इस गहराई को नहीं समझ सकता। मीरा जैसी स्थिति में झुकने का मतलब था अपना वजूद खो देना। उसे एक ऐसे प्रोफेशनल की जरूरत थी जो ये समझ सके कि उसका मुकाबला एक आम गुस्से से नहीं बल्कि एक हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी से है। कबीर ने अगले कुछ दिन कई वकीलों से मिलने में बिताए। वो देख रहा था कि ज्यादातर वकील या तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, जो सिर्फ आग में घी डालने का काम करना जानते थे, या फिर वो बहुत हल्के मिले रहे थे। बिल ने कबीर को समझाया था कि तुम्हें एक वाइज वॉरियर चाहिए, ऐसा वकील जो कानून भी जानता हो और इंसान के व्यवहार की जटिलताओं को भी। कबीर को याद आया कि बिल ने एक बार नेगेटिव एडवोकेट्स के बारे में बताया था। ये वो लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे दूसरे इंसान की उस झूठी कहानी को सच मान लेते हैं और फिर उस नफरत को और बढ़ाते हैं। मीरा ने भी अपने साथ कुछ ऐसे ही लोगों को जोड़ लिया था। मीरा का वकील भी उन्हीं में से एक था, जो हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था ताकि कबीर की इमेज एक अपराधी जैसी बन जाए। कबीर के लिए यह बहुत मुश्किल था कि वो शांत रहकर ये सब देखे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी इज्जत, उसका करियर सब दांव पर लगा है। पर बिल ने उसे एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। कबीर, जब कोर्ट में या दुनिया के सामने मीरा कोई इल्जाम लगाए तो तुम सफाई देने के बजाय तथ्यों, फैक्ट्स पर बात करो। जज्बात में आकर चिल्लाना या रोना सिर्फ उसे सही साबित करेगा। कबीर ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को एक डिब्बे में बंद करना शुरू किया और अपना ध्यान सबूतों को इकट्ठा करने में लगाया। उन्हीं दिनों कबीर को बिफ के बारे में पता चला। यह कोई बड़ा भारी मंत्र नहीं था, बल्कि बातचीत का एक सीधा सा तरीका था। ब्रीफ, इंफॉर्मेटिव, फर्म एंड फ्रेंडली। बिल ने उसे सिखाया कि मीरा के किसी भी जहरीले मैसेज का जवाब कैसे देना है। अगर वो तुम्हें 10 पन्नों का नफरत भरा ईमेल भेजती है तो तुम सिर्फ 2 लाइन का जवाब दो। जानकारी काम की हो, आवाज में मजबूती हो, पर लहजा शालीन रहे। कबीर ने इसे आजमाया। मीरा ने एक बार उसे मैसेज किया कि वो कितना गैर जिम्मेदार है और कैसे उसने घर के खर्चों की परवाह नहीं की। कबीर का जी चाह रहा था कि वो उसे पिछले 3 साल के बैंक स्टेटमेंट भेज दे और साबित करे कि उसने एक एक पाई कहाँ खर्च की है, पर उसने खुद को रोका। उसने सिर्फ इतना लिखा, चेक करने के लिए शुक्रिया, मैंने इस महीने के बिल भर दिए हैं और रसीद फाइल में है, धन्यवाद। ये जवाब भेजकर कबीर को एक अजीब सी जीत महसूस हुई। उसने देखा कि जब उसने पलटकर हमला नहीं किया तो मीरा के पास लड़ने के लिए कोई बहाना ही नहीं बचा। ये छोटी सी बात थी, पर कबीर के लिए ये अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने का पहला कदम था। उसे समझ आया कि कंट्रोल सिर्फ दूसरों पर नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं, रिएक्शंस पर भी होता है। पर कोर्ट की कार्यवाही इतनी सरल नहीं थी। कबीर ने देखा कि मीरा वहां एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाती थी। वो एक ऐसी बेबस और डरी हुई महिला का रूप धर लेती थी जिसे देखकर किसी को भी तरस आ जाए। बिल ने कबीर को बताया था कि इसे द मास्क कहते हैं। हाई कॉन्फ्लिक्ट लोग बाहर की दुनिया के सामने बहुत अच्छे, शालीन और संस्कारी दिख सकते हैं, जबकि घर की चारदीवारी के अंदर वो बिल्कुल अलग होते हैं। जजों और इवैल्यूएटर्स के लिए यह पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सच बोल रहा है। कबीर को अक्सर लगता कि क्या सच में उसे न्याय मिलेगा? क्या कोई देख पाएगा कि मीरा की उस मासूमियत के पीछे कितना बड़ा झूठ छिपा है? बिल ने उसे एक सलाह दी जो कबीर के मन में घर कर गई। कबीर, तुम दूसरों को सच दिखाने की कोशिश मत करो,
तुम सिर्फ अपना सच जियो। जब तुम्हारी कहानी में निरंतरता, कंसिस्टेंसी होगी और मीरा के इल्जामों में बार बार बदलाव आएगा, तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। कबीर ने महसूस किया कि उसे मीरा को गलत साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस खुद को सही साबित करने पर ध्यान देना था। उसने अपनी हर मुलाकात, हर फोन कॉल और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। उसे अब समझ आ रहा था कि ये लड़ाई जज्बातों की नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेड रियलिटी की है। इस पूरे संघर्ष के दौरान कबीर के दोस्त भी दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ दोस्त ऐसे थे जो मीरा की बातों में आ गए थे और कबीर को शक की निगाह से देखने लगे थे। ये देखकर कबीर का दिल टूट गया। उसे लगा कि सालों की दोस्ती एक पल में कैसे खत्म हो सकती है। बिल ने उसे समझाया कि ये भी उसी पैटर्न का हिस्सा है। एचसीपी लोग अक्सर स्मीयर कैंपेन चलाते हैं। वो पहले से ही लोगों के मन में आपके खिलाफ जहर भर देते हैं, ताकि जब तक आप अपनी बात कहने पहुंचो तब तक लोग अपना फैसला सुना चुके हों। कबीर को दुख तो हुआ, पर उसने उन लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया। उसने अपनी एक छोटी सी सपोर्ट टीम बनाई। दो ऐसे दोस्त जिन्होंने उसे मुश्किल वक्त में देखा था और एक थेरेपिस्ट जो उसे मानसिक रूप से टूटने से बचा सके। बिल ने कहा था कि इस जंग में अकेला लड़ना नामुमकिन है। तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुम्हें हकीकत से जोड़े रखें जब सब कुछ धुंधला लगने लगे। कबीर अब अपने घर में अकेला तो था, पर वो खुद को लाचार महसूस नहीं कर रहा था। उसने अपने कमरे की दीवारों पर कुछ मोटिवेशनल कोट्स नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के छोटे छोटे लक्ष्य लिख रखे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कबीर ने एक और बात गौर की। मीरा अक्सर ऐसी चीजें करती थी जिससे कबीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आए, या वो कोई ऐसी गलती कर दे जिससे उसे कोर्ट में फायदा मिले। इसे लीगल अब्यूज कहते हैं। कानून का इस्तेमाल करके सामने वाले को परेशान करना। कभी वो बच्चों से मिलने के समय में बदलाव कर देती, तो कभी अचानक कोई नया इल्जाम लगा देती। कबीर ने सीखा कि उसे इन उकसावों, प्रोवोकेशंस का शिकार नहीं होना है। उसने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन का सहारा लिया। उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं। उसे अपनी सांसों को और अपने दिमाग को काबू में रखना था। बिल अक्सर उससे कहते, कबीर, याद रखना कि तुम एक अच्छे इंसान हो। चाहे कोर्ट के कागज कुछ भी कहें, तुम्हारी वैल्यू उस इंसान के नजरिए से तय नहीं होती जो खुद को नहीं पहचान पा रहा। कबीर को धीरे धीरे अपनी वो पुरानी हंसी वापस मिलने लगी थी जो कहीं दब गई थी। उसने अब मीरा की हरकतों को एक फिल्म की तरह देखना शुरू कर दिया था। एक ऐसी फिल्म जिसका अंत उसे पता था, इसलिए अब उसे डर कम लगता था। वो समझ गया था कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, अगर हाथ में सच का दिया हो तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और कबीर को लगा था कि अब वो हवा का रुख समझने लगा है। पर एक शाम जब वो अपने दफ्तर से थकाहारा लौटा तो उसके दरवाजे पर एक नया लिफाफा चिपका हुआ था। ये कोर्ट की तरफ से एक आदेश था कि अब एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएटर कबीर और मीरा दोनों की मानसिक स्थिति की जांच करेगा, ताकि बच्चों की कस्टडी पर फैसला लिया जा सके। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि अब उसकी आत्मा को सरेआम बाजार में उधेड़ा जाएगा। उसे डर था कि मीरा, जो बाहर की दुनिया के सामने इतनी सलीकेदार और भोली बनती है, उस इवैल्यूएटर को भी अपनी बातों में फंसा लेगी। उसे लगा कि वो खुद को कैसे साबित करेगा। क्या वो डॉक्टर ये समझ पाएगा कि जिस मीरा से वो मिल रहा है वो असली मीरा नहीं है। उसी रात कबीर फिर बिल के पास गया। बिल अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। उनकी शांति देखकर कबीर को थोड़ी ईर्ष्या भी हुई और सुकून भी। बिल ने कबीर को चाय का कप पकड़ाया और बोले, कबीर, तुम घबरा रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अपनी बेगुनाही का सर्टिफिकेट चाहिए, पर असल में तुम्हें सिर्फ अपनी स्थिरता, स्टेबिलिटी दिखानी है। ये जो इवैल्यूएटर्स होते हैं, ये भी इंसान है।
इन्हें हजारों कहानियां सुनने की आदत होती है। तुम्हें बस ये समझना है कि मीरा के भीतर चल क्या रहा है। बिल ने कबीर को कुर्सी पर बिठाया और बहुत गहराई से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो कबीर, मीरा जैसी शख्सियत को समझने के लिए तुम्हें दो बड़े शब्दों को समझना होगा, बॉर्डरलाइन और नार्सिसिस्टिक। मीरा के भीतर जो तूफान उठता है वो अक्सर डर से पैदा होता है। उसे लगता है कि अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा। इसी अबैंडनमेंट के डर से वो तुम पर हमला करती है ताकि वो तुम्हें काबू में रख सके। और कभी कभी उसे लगता है कि वो सबसे ऊपर है, उसे खास ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और जब उसे वो नहीं मिलता तो वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर एक ऐसा इंसान बनाती हैं जो हाई कॉन्फ्लिक्ट होता है। इनके लिए जिंदगी एक जंग है जहां सिर्फ जीतना मायने रखता है। कबीर ने चाय का घूंट भरा और महसूस किया कि बिल उसकी जिंदगी की गुत्थी को कितनी आसानी से सुलझा रहे थे। बिल ने आगे कहा, जब तुम इवैल्यूएटर से मिलो तो मीरा की बुराई मत करना। अगर तुम कहोगे कि वो पागल है या वो झूठ बोल रही है तो तुम भी उसी ब्लेम गेम का हिस्सा बन जाओगे। इसके बजाय तुम अपने व्यवहार पर ध्यान दो। तुम दिखाओ कि तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ब्लेमर नहीं। कबीर को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, लेकिन अगर मैं उसकी गलतियां नहीं बताऊंगा तो जज को कैसे पता चलेगा? बिल मुस्कुराए और बोले, गलतियां बताओ, पर कहानियों की तरह नहीं, तथ्यों, फैक्ट्स की तरह। अगर उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो ये मत कहो कि वो हिंसक है, सिर्फ ये कहो कि उस दिन, उस वक्त ये घटना हुई थी। विशेषण, एडजेक्टिव्स कम इस्तेमाल करो, क्रिया, एक्शंस ज्यादा बताओ। जब तुम बिना किसी नफरत के सिर्फ सच बताते हो तो तुम्हारी बात में ज्यादा वजन होता है। और सबसे जरूरी बात, प्रोफेशनल लोगों के सामने कभी भी मीरा के बारे में डायग्नोसिस मत झाड़ना। ये मत कहना कि उसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये काम डॉक्टरों का है। तुम बस उसके व्यवहार के पैटर्न बताओ। कबीर को समझ आया कि वो अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो मीरा को ठीक करने या उसे बेपर्दा करने की कोशिश में अपनी ही छवि बिगाड़ रहा था। उसे अब एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर बनना था, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी की फिल्म को बाहर से देख रहा हो। उसने तय किया कि वो अपनी पुरानी डायरी और मैसेज के प्रिंट आउट निकालेगा, पर उन्हें एक फाइल में सलीके से लगाएगा, जैसे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो। तैयारी के उन दिनों में कबीर ने एक और बात सीखी। बिल ने उसे बताया कि प्रोफेशनल लोग अक्सर कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाते हैं। मतलब, जब वो मीरा जैसी मीठी बात करने वाली महिला को देखते हैं और फिर कबीर के उन इल्जामों को सुनते हैं तो उनका दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पाता। उन्हें लगता है कि शायद कबीर ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। बिल ने कहा, कबीर, तुम्हें धीरज रखना होगा। शुरुआत में शायद वो तुम्हारी बात न माने, पर जैसे जैसे समय बीतेगा मीरा खुद अपनी हरकतों से अपना असली चेहरा दिखा देगी। बस तुम्हें उस वक्त तक शांत रहना है। अगर तुमने अपना आपा खोया तो तुम उनके शक को यकीन में बदल दोगे। कबीर ने महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग के भीतर भी थी। उसे अपने उस पुराने कबीर को मारना था जो हर बात पर सफाई देता था, जो मीरा के एक आंसू पर पिघल जाता था। उसे अब एक नया कबीर बनना था, ठोस, अडिग और शांत। उसने अपने घर के माहौल को भी बदलना शुरू किया। उसने वो सब चीजें हटा दी जो उसे पुराने जख्मों की याद दिलाती थी। उसने सुबह जल्दी उठना और लंबी सैर पर जाना शुरू किया। यह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं थी, यह अपने दिमाग को उस युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने का तरीका था। इवैल्यूएशन का दिन आया। कबीर ने सफेद कमीज पहनी थी और उसके हाथ में एक फोल्डर था जिसमें सिर्फ जरूरी कागज थे। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
डॉक्टर खन्ना एक गंभीर से दिखने वाले इंसान थे। उन्होंने कबीर से कई सवाल पूछे, बचपन के बारे में, मीरा के साथ रिश्तों की शुरुआत के बारे में और मौजूदा मुश्किलों के बारे में। कबीर ने बिल की सलाह याद रखी। जब मीरा के इल्जामों की बात आई तो कबीर ने गुस्सा करने के बजाय शांति से कहा, मैं समझ सकता हूं कि मीरा को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, पर हकीकत यह है कि उस दिन मैं घर पर था ही नहीं। यहां मेरे ऑफिस के लॉग इन रिकॉर्ड्स है। डॉक्टर खन्ना ने सर हिलाया और उन कागजों को देखा। कबीर ने गौर किया कि जब वो शांति से बात कर रहा था तो डॉक्टर खन्ना ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे। कबीर ने यह भी बताया कि वो बच्चों के लिए क्या बेहतर सोचता है। उसने ये नहीं कहा कि मीरा बच्चों के लिए बुरी है, बल्कि उसने ये कहा कि बच्चों को एक शांत और स्थिर माहौल की जरूरत है और मैं उसे देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसे लगा कि उसने पहली बार अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ली है। वो अब एक विक्टिम की तरह बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक जिम्मेदार पिता की तरह। शाम को जब वो वापस आया तो उसे एक अजीब सी खालीपन का एहसास हुआ, पर वो खालीपन दुख भरा नहीं था। ये वो शांति थी जो तूफान के गुजर जाने के बाद आती है। उसे याद आया कि बिल ने एक बार कहा था कि हाई कॉन्फ्लिक्ट रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आप अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। आप बस दूसरे इंसान की प्रतिक्रियाओं का जवाब बनकर रह जाते हैं। कबीर ने आईने में खुद को देखा। उसे अपनी आंखों में वो पुराना आत्मविश्वास लौटने लगा था। उसे समझ आया कि चाहे कोर्ट का फैसला जो भी हो, उसने अपने भीतर की एक बहुत बड़ी जंग जीत ली थी। उसने नफरत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। उसने मीरा को एक दुश्मन के बजाय एक बीमार और असुरक्षित इंसान की तरह देखना शुरू कर दिया था, और इस नजरिए ने उसे उस जज्बाती कैद से आजाद कर दिया था। उसने खिड़की खोली और बाहर जलती हुई शहर की रोशनियों को देखा। उसे पता था कि रास्ता अभी लंबा है और मीरा की तरफ से अभी और भी हमले होंगे, पर अब उसके पास वो ढाल थी जिसे कोई भी झूठ नहीं तोड़ सकता था। उसे अब समझ आ रहा था कि सच सिर्फ वो नहीं होता जो बोला जाता है, बल्कि सच वो होता है जो आप हर दिन अपनी गरिमा, डिग्निटी के साथ जीते हो। कबीर ने चैन की सांस ली और अपनी मेज पर रखे उन अधूरे कामों की तरफ बढ़ा जिन्हें उसने महीनों से हाथ नहीं लगाया था। जिंदगी आखिरकार फिर से शुरू होने की आहट दे रही थी। अगले कुछ दिन कबीर के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। उसे लगा था कि इवैल्यूएशन के बाद शायद चीजें थोड़ी शांत हो जाएंगी, पर यह तो बस एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। एक दोपहर जब वो ऑफिस में अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तभी उसके वकील का फोन आया। वकील की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने बताया कि मीरा ने कोर्ट में एक नया हल्फनामा, एफिडेविट दाखिल किया है, जिसमें उसने कबीर पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम ये कि कबीर ने न सिर्फ उसके साथ हाथापाई की, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को भी खतरे में डाला। कबीर के कान सुन पड़ गए। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसे याद आया कि वो तो उस वक्त शहर में था ही नहीं जिस दिन की मीरा बात कर रही थी। पर कानून की नजर में जब तक आप बेगुनाह साबित न हो जाएं, आप पर लगा हर इल्जाम एक काली परछाई की तरह पीछा करता है। कबीर का मन किया कि वो अभी मीरा के घर जाए और चिल्लाकर पूछे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसे बच्चों के भविष्य की जरा भी फिक्र नहीं है? पर तभी उसे बिल की वो गंभीर चेहरा याद आया। बिल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जब एक हाई कॉन्फ्लिक्ट इंसान को लगता है कि वो हार रहा है या उसका कंट्रोल कम हो रहा है, तो वो फॉल्स एलिगेशंस यानी झूठे इल्जामों का सहारा लेता है। ये उनका आखिरी और सबसे घातक हथियार होता है। कबीर तुरंत बिल से मिलने उनके घर पहुंचा। वो काफी डरा हुआ था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। बिल ने उसे शांत किया और उसे सोफे पर बिठाया। बिल बोले, कबीर, देखो, इस वक्त तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर यही वो जाल है जिसमें मीरा तुम्हें फंसाना चाहती है। वो चाहती है कि तुम आपा खो दो, उसके घर जाओ या उसे गुस्से में फोन करो।
अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अनजाने में उसके उन झूठे इल्जामों को सच साबित कर दोगे। वो कोर्ट को दिखाएगी कि देखो ये इंसान कितना हिंसक और अनियंत्रित है। कबीर ने गहरी सांस ली और पूछा, पर बिल साहब, मैं चुप कैसे रहूं? वो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। बिल ने बहुत शांति से जवाब दिया, चुप रहने को किसने कहा? तुम्हें जवाब देना है, पर शब्दों से नहीं, एविडेंस से। हाई कॉन्फ्लिक्ट लोग अक्सर इमोशनल फैक्ट्स पर चलते हैं। उनके लिए अगर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि तुम बुरे हो, तो उनके दिमाग में वो एक हकीकत बन जाती है। वो झूठ को इतनी शिद्दत से बोलते हैं कि उन्हें खुद भी लगने लगता है कि वो सच है। तुम्हें इस जज्बाती लड़ाई को एक लॉजिकल लड़ाई में बदलना होगा। कबीर को बिल ने समझाया कि अब उसे अपनी रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। बिल ने उसे सिखाया कि जब भी ऐसे झूठे इल्जाम लगे तो डिफेंसिव होने के बजाय इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ यह साबित करना है कि जो कहा गया है वो मुमकिन ही नहीं है। कबीर ने अपनी ऑफिस की अटेंडेंस, उस दिन की फ्लाइट की टिकटें और पड़ोसियों के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने शुरू किए। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई अब उसकी गरिमा की नहीं, बल्कि उसकी आजादी की लड़ाई थी। उसने देखा कि कैसे मीरा ने उन छोटी छोटी बातों को भी बड़ा चढ़ाकर पेश किया था जिनका कोई वजूद ही नहीं था। जैसे एक बार कबीर ने दरवाजे को थोड़ा जोर से बंद कर दिया था और मीरा ने उसे हलफनामे में हिंसक व्यवहार का नाम दे दिया। बिल ने बताया कि इसे कॉन्टेक्स्ट फ्री फैक्ट्स कहते हैं। मतलब, बात तो सच है कि दरवाजा जोर से बंद हुआ, पर उसके पीछे की वजह और मंशा को बदल दिया गया। कबीर को अब हर बात का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट देना था। उसे समझ आया कि सच कड़वा जरूर होता है, पर वो बिखरा हुआ नहीं होता। झूठ को बार बार सहारा चाहिए होता है, पर सच को सिर्फ एक सही मौके की तलाश होती है। इन सब के बीच कबीर का सबसे बड़ा दर्द उसके बच्चे थे। मीरा धीरे धीरे बच्चों के मन में भी जहर घोलने की कोशिश कर रही थी। इसे बिल ने पेरेंटल एलिनेशन का नाम दिया। हालांकि उन्होंने ये शब्द सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, पर कबीर समझ गया था कि मीरा बच्चों को उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। बच्चे अब कबीर से मिलने में कतराने लगे थे। उनकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। कबीर को महसूस हुआ कि मीरा उन्हें बता रही थी कि उनके पिता एक बुरे इंसान हैं। कबीर का दिल टूट गया। उसने बिल से पूछा, क्या मैं उन्हें सच बता दूं? क्या मैं उन्हें दिखाऊं कि उनकी मां क्या कर रही है? बिल ने सख्ती से मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। कबीर, अगर तुम बच्चों के सामने मीरा की बुराई करोगे तो तुम भी वही कर रहे होगे जो वो कर रही है। बच्चों के लिए तुम दोनों ही उनकी दुनिया हो। उन्हें इस जंग का हिस्सा मत बनाओ। तुम्हें बस एक सेफ हार्बर, यानी एक सुरक्षित बंदरगाह बनना है। जब वो तुम्हारे साथ हो तो उन्हें प्यार, स्थिरता और शांति दो। समय के साथ बच्चे खुद महसूस कर लेंगे कि कहां उन्हें सुकून मिलता है और कहां सिर्फ तनाव। कबीर ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और तय किया कि वो बच्चों के साथ अपनी हर मुलाकात को यादगार बनाएगा, बिना किसी शिकायत के। कोर्ट की अगली सुनवाई का दिन आ गया। ये एक इमरजेंसी हियरिंग थी। कबीर का वकील अब पूरी तरह तैयार था। उसने कबीर को सिखाया था कि कटघरे में खड़ा होकर कैसे अपनी बात कहनी है। बिल ने कबीर को एक आखिरी मंत्र दिया था, कबीर, वहां मीरा की तरफ मत देखना। वो शायद तुम्हें उकसाने के लिए कोई इशारा करे या रोने का नाटक करे। तुम सिर्फ जज की तरफ देखना और अपनी बात धीमी और स्थिर आवाज में कहना। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, एग्रेशन नहीं। जब सुनवाई शुरू हुई तो मीरा के वकील ने कबीर पर हमलों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसे एक खतरनाक इंसान की तरह पेश किया। कबीर को एक पल के लिए बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपनी मुट्ठियां भींची और बिल की बात याद की। जब उसकी बारी आई तो कबीर ने बहुत ही सलीके से अपने सबूत पेश किए। उसने बताया कि जिस दिन का जिक्र किया जा रहा है
वो शहर से 500 किलोमीटर दूर एक मीटिंग में था। उसने अपने बॉस का लेटर और होटल के बिल दिखाए। जज साहब ने गौर से उन कागजों को देखा और फिर मीरा की तरफ मुड़कर देखा। कबीर ने देखा कि मीरा के चेहरे पर पहली बार एक शिकन आई थी। उसका वो मास्क थोड़ा सा खिसक रहा था। उस दिन कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला तो नहीं सुनाया, पर कबीर को एक बड़ी राहत दी। जज ने मीरा को कड़ी हिदायत दी कि वो बच्चों को कबीर से मिलने से नहीं रोक सकती और अगर इल्जाम झूठे पाए गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। कबीर जब कोर्ट रूम से बाहर निकला तो उसे पहली बार लगा कि न्याय मुमकिन है। उसने देखा कि मीरा गलियारे में खड़ी अपने वकील पर चिल्ला रही थी। कबीर के मन में अब उसके लिए नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति थी। वो समझ गया था कि मीरा अपनी ही बनाई हुई नफरत की आग में जल रही है। बिल उसे बाहर ही मिल गए। उन्होंने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये एक छोटी जीत है कबीर, पर याद रखना अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। ये लोग कभी हार नहीं मानते। वो अब किसी नए रास्ते से तुम पर हमला करेंगे। तुम्हें अपनी सजगता, अवेयरनेस बनाए रखनी होगी। कबीर ने मुस्कुराकर बिल का शुक्रिया अदा किया। उसे पता था कि लड़ाई अभी जारी है, पर अब वो अकेला नहीं था। उसके पास सच का साथ था और अपने जज्बातों पर काबू पाने का हुनर। वो समझ गया था कि दुनिया आपको सिर्फ तब तक तोड़ सकती है जब तक आप खुद को उनके नजरिए से देखना बंद नहीं करते। कबीर ने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और घर की तरफ चल दिया, जहां उसे अब अपने बच्चों के लिए एक नई दुनिया सजानी थी। अगले कुछ महीने कबीर के लिए किसी मनोवैज्ञानिक शतरंज की तरह थे, जहां उसे हर चाल चलने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा था। उसे लगा था कि कोर्ट की उस छोटी सी जीत के बाद मीरा शायद थोड़ा संभल जाएगी, पर बिल ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था कि हाई कॉन्फ्लिक्ट लोग आसानी से हार नहीं मानते। उल्टा, जब उन्हें लगता है कि उनकी पकड़ ढीली हो रही है तो वे और भी ज्यादा उग्र, अग्रेसिव हो जाते हैं। कबीर ने देखा कि मीरा ने अब एक नई रणनीति अपनाई थी। उसने कबीर को आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अचानक ऐसे खर्चे सामने आने लगे जिनका कोई हिसाब नहीं था, और मीरा ने बच्चों की फीस से लेकर घर के राशन तक की हर छोटी बात को एक मुद्दा बना दिया। कबीर को लगने लगा कि वो एक ऐसे कुएं में गिर गया है जिसका कोई अंत नहीं। एक शाम जब वो अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा था तो उसे महसूस हुआ कि माहौल में एक अजीब सी भारीपन है। उसके सबसे करीबी दोस्त राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, कबीर, मीरा ने कल सबको एक ईमेल भेजा है। उसमें उसने तुम्हारे और किसी दूसरी लड़की के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। हमें पता है कि ये सच नहीं हो सकता, पर वो इतने डिटेल्स के साथ लिख रही है कि लोग बातें करने लगे हैं। कबीर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। ये वो स्मीयर कैंपेन था जिसकी बिल ने बात की थी। ये सिर्फ उसकी बदनामी नहीं थी, बल्कि उसे सामाजिक रूप से अकेला करने की एक सोची समझी कोशिश थी। कबीर का मन किया कि वो उसी वक्त राहुल के फोन से वो ईमेल पढ़े और सबको एक एक करके फोन करके अपनी सफाई दे। पर उसे बिल की वो आवाज याद आई, कबीर, जब कोई तुम्हारे कैरेक्टर पर हमला करे तो डिफेंसिव मत होना। अगर तुम हर इंसान को फोन करके सफाई दोगे तो तुम और भी ज्यादा बेबस और संदिग्ध, सस्पिशियस लगोगे। बिल अगले दिन कबीर के घर आए और उसे शांत रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, कबीर, ये प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का एक हिस्सा है। मीरा अपने भीतर की गंदगी और असुरक्षा को तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है। वो चाहती है कि तुम वही महसूस करो जो वो महसूस कर रही है, अकेलापन और डर। तुम्हें इस जाल से बाहर निकलना होगा। जो लोग वाकई तुम्हारे दोस्त हैं, वे सच को जानते हैं, और जो लोग मीरा की बातों में आकर तुम्हें छोड़ रहे हैं, वे शायद कभी तुम्हारे थे ही नहीं। बिल ने कबीर को एक बहुत ही काम की बात समझाई, जिसे उन्होंने मैनेज्ड एक्सपेक्टेशंस कहा। उन्होंने कहा, कबीर, तुम इस उम्मीद में जी रहे हो कि एक दिन मीरा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो बदल जाएगी।
पर हकीकत यह है कि एक हाई कॉन्फ्लिक्ट इंसान के लिए सच वो नहीं है जो हुआ है, बल्कि वो है जो वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं। उनके लिए अपनी भावनाओं को बदलना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो हकीकत को ही बदल देते हैं। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि मीरा शायद कभी नहीं बदलेगी। तुम्हें मीरा के व्यवहार को मैनेज करना सीखना है, उसे ठीक करने की कोशिश छोड़ देनी है। कबीर को यह बात कड़वी तो लगी, पर इसमें एक अजीब सी आजादी छिपी थी। उसने अब मीरा से होने वाली हर बातचीत को बिजनेस लाइक बना दिया। कोई जज्बाती बातें नहीं, कोई पुरानी यादें नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ काम की बात। इसे बिल ने लो कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन का नाम दिया। कबीर ने सीखा कि जब मीरा उसे उकसाने के लिए कोई मैसेज भेजती तो वो तुरंत जवाब देने के बजाय 2 घंटे इंतजार करता। उसने अपने दिमाग में एक दीवार खड़ी कर ली थी जिसके पार मीरा की नफरत नहीं पहुंच सकती थी। इसी बीच कोर्ट ने दोनों को मीडिएशन यानी आपसी समझौते के लिए एक मध्यस्थ के पास भेजा। कबीर को उम्मीद थी कि शायद वहां कोई हल निकल आए, पर बिल ने उसे फिर से सतर्क किया। कबीर, मीडिएशन अक्सर उन लोगों के लिए काम करता है जो थोड़े लचीले, फ्लेक्सिबल होते हैं, पर मीरा जैसे लोगों के लिए यह सिर्फ एक और युद्ध का मैदान है। वो मीडिएशन का इस्तेमाल तुम्हें थकाने और वक्त बर्बाद करने के लिए करेगी। वो ऐसे प्रस्ताव रखेगी जो सुनने में अच्छे लगे पर असल में नामुमकिन हो। और हुआ भी वही। मीडिएशन रूम में मीरा फिर से वही बेचारी बन गई। उसने ऐसे शर्तें रखी कि कबीर को बच्चों से मिलने के लिए भी उसकी मर्जी लेनी होगी। कबीर ने देखा कि मीडिएटर भी मीरा की बातों से प्रभावित हो रहा था। उसे गुस्सा आने लगा, उसका चेहरा लाल होने लगा। पर तभी उसने बिल की वो तकनीक याद की, न्यूट्रल टोन। कबीर ने गहरी सांस ली और बहुत ही शांत आवाज में कहा, मैं आपके इस सुझाव की सराहना करता हूं, पर यह बच्चों के हित में नहीं है। कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार बच्चों को दोनों माता पिता के साथ समय बिताने का हक है। मैं इस शर्त को नहीं मान सकता। उस वक्त कबीर को एहसास हुआ कि फर्मनेस यानी मजबूती दिखाने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं होता। मीडिएटर ने कबीर की स्थिरता को देखा और मीरा की उन शर्तों को खारिज कर दिया। कबीर को समझ आया कि जब आप शांत रहते हो तो आप सामने वाले के ड्रामे को और भी ज्यादा उजागर, एक्सपोज कर देते हो। उसे बिल की वो बात याद आई कि हाई कॉन्फ्लिक्ट लोग अक्सर खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वे अपनी मांगों में इतने ऑल और नथिंग होते हैं कि अंत में प्रोफेशन लोग भी उनकी असलियत भांप लेते हैं। मीडिएशन फेल हो गया, पर कबीर को हार महसूस नहीं हुई। उसे लगा कि उसने एक और लेवल पार कर लिया है। उसे अब समझ आ रहा था कि ये लड़ाई मीरा को हराने की नहीं, बल्कि अपनी गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को बचाने की है। उसने घर आकर उन दोस्तों की लिस्ट बनाई जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े थे। उसने अपनी दुनिया को छोटा पर ज्यादा सच्चा बना लिया था। बिल ने कबीर को एक और अहम सबक दिया था, बाउंड्री सेटिंग। उन्होंने कहा, कबीर, तुम अक्सर मीरा की हरकतों पर इसलिए दुखी होते हो क्योंकि तुम उसे अपनी लाइफ में अभी भी जगह दे रहे हो। तुम्हें जज्बाती तौर पर उससे डिवोर्स लेना होगा, कानूनी तौर पर तो वो हो ही जाएगा। कबीर ने अब मीरा के मैसेजेस के लिए एक अलग फोल्डर बना दिया और उन पर नोटिफिकेशन बंद कर दिए। अब वो तभी उन मैसेजेस को देखता जब उसका दिमाग शांत होता और वो बिल की बिफ तकनीक का इस्तेमाल करके जवाब दे सकता। उसने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया, अच्छी किताबें पढ़ी और बच्चों के साथ बिताए जाने वाले हर पल को कॉन्फ्लिक्ट फ्री बनाने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि जब उसने मीरा पर ध्यान देना छोड़ दिया तो उसकी अपनी जिंदगी फिर से रंगीन होने लगी। उसे अब मीरा के इल्जामों से फर्क पड़ना कम हो गया था क्योंकि उसे पता था कि उसका सच क्या है। कबीर को अब समझ आ रहा था कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये वो फैसला है जो आप हर रोज हर मुश्किल परिस्थिति में खुद के लिए लेते हो। उसने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था।
क्योंकि उसके पास अब खुद का एक रोशन रास्ता था। वो सुबह कुछ अलग थी। कबीर के कमरे में धूप की एक किरण मेज पर रखे उन कानूनी कागजों पर पड़ रही थी जिन्हें उसने महीनों से अपनी जिंदगी का केंद्र बना रखा था। आज कोर्ट का आखिरी फैसला आने वाला था। कबीर ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे अब कम हो गए थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो संघर्ष की आग में तप कर आई थी। उसे याद आया कि जब यह सब शुरू हुआ था तो वो कितना डरा हुआ और बिखरा हुआ महसूस करता था। उसे लगता था कि मीरा के वो झूठे इल्जाम उसकी पूरी पहचान मिटा देंगे, पर आज उसे अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा था। बिल ने उसे सिखाया था कि सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी सादगी में ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। कबीर ने अपनी अलमारी से अपनी पसंदीदा कमीज निकाली। आज वो किसी जंग पर नहीं जा रहा था, बल्कि वो अपनी आजादी के आखिरी दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि पिछले 1 साल में उसने सिर्फ कानून की बारीकियां नहीं सीखी थी, बल्कि उसने इंसानी फितरत के उस अंधेरे कोने को भी देख लिया था जहां से कोई भी इंसान वापस नहीं आ पाता। कोर्ट रूम के बाहर बिल बेंच पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। बिल के चेहरे पर वही पुरानी सुकून भरी मुस्कान थी। कबीर ने उनके पास जाकर बैठते हुए कहा, बिल साहब, आज डर नहीं लग रहा, बस एक खालीपन सा है। बिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कबीर, ये खालीपन बुरा नहीं है, ये उस जगह के साफ होने का संकेत है जहां अब तुम अपनी नई जिंदगी की नींव रखोगे। हाई कॉन्फ्लिक्ट रिश्तों से बाहर निकलना किसी पुरानी त्वचा को उतारने जैसा होता है। थोड़ा दर्द तो होता है, पर उसके नीचे जो नई जान आती है वो बहुत कीमती होती है। याद रखना, आज जज साहब जो भी फैसला सुनाए, तुम पहले ही जीत चुके हो, क्योंकि तुमने अपनी गरिमा को नहीं खोया। तुमने मीरा के स्तर पर जाकर लड़ाई नहीं लड़ी, तुमने अपनी ऊंचाई से उसे जवाब दिया। कबीर को बिल की बातें सुनकर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे याद आया कि कैसे मीरा ने आखिरी वक्त तक उसे उकसाने की कोशिश की थी, कैसे उसने बच्चों के जरिए उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्रयास किया था, पर कबीर अडिग रहा। उसने पैरेलल पेरेंटिंग के उस कॉन्सेप्ट को अपना लिया था, जहां वो मीरा के साथ मुकाबला करने के बजाय सिर्फ अपने बच्चों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा था। जब जज साहब ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो कोर्ट रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे मीरा के इल्जामों में निरंतरता की कमी थी और कैसे कबीर के दिए हुए सबूतों ने एक पूरी तरह से अलग कहानी बयान की। जज साहब ने कहा, किसी भी बच्चे के लिए उसके माता पिता दोनों की मौजूदगी जरूरी है, पर जहां एक पक्ष दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करे, वहां कानून को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। कबीर के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अंत में फैसला कबीर के हक में आया। उसे बच्चों की कस्टडी का एक बड़ा हिस्सा मिला और मीरा को सख्त हिदायत दी गई कि वो बच्चों के मन में कबीर के खिलाफ जहर नहीं घोलेगी। कबीर की आंखों में आंसू आ गए, पर ये दुख के आंसू नहीं थे। ये उस बोझ के उतरने के आंसू थे जो वो बरसों से ढो रहा था। उसने मीरा की तरफ देखा। वो अभी भी अपने वकील से बहस कर रही थी, अभी भी शायद किसी नए प्लान के बारे में सोच रही थी। कबीर को अब गुस्सा नहीं आया, बस उसे ये समझ आया कि मीरा की लड़ाई कभी कबीर से थी ही नहीं। उसकी लड़ाई तो खुद के भीतर के उस डर से थी जिसे वो कभी जीत नहीं पाई। कोर्ट से बाहर निकलते समय कबीर ने गहरी सांस ली। बाहर की हवा में उसे एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। बिल ने उससे कहा, कबीर, अब असली काम शुरू होगा। अब तुम्हें अपने और बच्चों के लिए एक सेफ जोन बनाना है। मीरा शायद फिर से कोशिश करेगी, शायद वो फिर से कोई नया ड्रामा रचे, पर अब तुम्हारे पास वो इमोशनल बाउंड्री है जिसे वो पार नहीं कर सकती। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा उसे सुधारने में नहीं, बल्कि खुद को और बच्चों को संवारने में लगानी है। कबीर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। उसे पता था कि HCP यानी हाई कॉन्फ्लिक्ट लोगों के साथ
रिश्ता खत्म होने के बाद भी एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। उसे बच्चों को यह सिखाना था कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि स्थिरता और प्रेम से दिया जाता है। उसने तय किया कि वो अब कभी मीरा की बुराई बच्चों के सामने नहीं करेगा, बल्कि वो उन्हें एक ऐसा पिता बनकर दिखाएगा जिसकी साख ही उसकी सबसे बड़ी गवाही होगी। घर पहुंचकर कबीर ने सबसे पहले खिड़कियां खोल दी। घर में फिर से रोशनी और हवा का रास्ता बन गया था। उसने अपनी वो डायरी उठाई जिसमें उसने बिल के दिए हुए सारे सुझाव और अपनी अनुभूतियां लिखी थी। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, शांति का मतलब यह नहीं कि शोर न हो, शांति का मतलब है कि शोर के बीच भी आपका दिल शांत रहे। उसे एहसास हुआ कि स्प्लिटिंग यानी चीजों को सिर्फ अच्छा या बुरा देखने की जो बीमारी मीरा को थी, उसने अनजाने में कबीर को भी अपनी चपेट में ले लिया था। पर अब वो दुनिया को उसकी सारी जटिलताओं के साथ देख पा रहा था। वो समझ गया था कि लोग बुरे नहीं होते, बस उनके भीतर के घाव इतने गहरे होते हैं कि वो दूसरों को भी जख्मी करने लगते हैं। कबीर ने अपनी मेज पर बच्चों की फोटो देखी और मुस्कुराया। उसे अब पता था कि वो एक बेहतर पिता, एक बेहतर इंसान बन चुका था। उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, पर उसे लड़ने का सही तरीका आ गया था। शाम को कबीर ने अपनी बालकनी में बैठकर डूबते सूरज को देखा। उसे बिल की एक आखिरी बात याद आई, कबीर, जिंदगी में कुछ लोग सबक बनकर आते हैं और कुछ लोग दुआ बनकर। मीरा तुम्हारे लिए वो कड़वा सबक थी जिसने तुम्हें तुम्हारी अपनी ताकत से मिलवाया। कबीर ने अपनी आंखें मूंद ली और उस मौन का आनंद लिया जो महीनों के शोर के बाद उसके पास आया था। उसे अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसका सच उसके भीतर सुरक्षित था। उसने अपने बच्चों के साथ कल के पिकनिक की तैयारी शुरू की। अब कोई डर नहीं था, कोई एक्सेल्स पर चलने की मजबूरी नहीं थी। सिर्फ एक खुली सड़क थी और उस पर चलने का हौसला। कबीर जान गया था कि जब आप खुद को पहचान लेते हो तो दुनिया का कोई भी झूठ आपको तोड़ नहीं सकता। सुनो दोस्त, कबीर की ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो उसके एक नए और संजीदा जीवन की शुरुआत है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी के किसी ऐसे ही मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना कि हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है। हमें अपनी लड़ाइयां गुस्से से नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से लड़नी चाहिए। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि कबीर के इस सफर से तुम्हें भी वो रोशनी मिली होगी जो तुम्हें तुम्हारे मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपनी गरिमा को थामे रखना और हमेशा याद रखना कि सच की जीत भले ही देर से हो, पर वो हमेशा अटल होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा अपनी रूह की आवाज सुनते रहना। शुक्रिया।